we are going to discuss the first chapter of bio life processes. In this chapter, we are going to discuss about 4 topics: nutrition, respiration, transportation, excretion. ये फ्रंट पेज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन का है, इसमें और कुछ भी नहीं है. हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं. न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. और बेसिकली न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. मेनली चैप्टर यहाँ से शुरू होता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड होते हैं? न्यूट्रिशन के 2 मोड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉपिक ग्रीन लीव्स प्लांट और ये सब होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं नेचर की हेल्प से, जैसे कि सनलाइट से, वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से. ये सब होते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो किसी और के ऊपर बेस नहीं होते हैं, जो किसी और के ऊपर मोहताज नहीं होते हैं. और दूसरे होते हैं हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये कौन से होते हैं? ये होते हैं जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, जैसे कि डियर. ये एक हर्बीवोरस है, लेकिन ये हीटरोट्रॉपिक है. क्यों? क्योंकि ये ग्रीन लीव्स, ग्रीन प्लांट और दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड है. ये है कार्निवोरस, बट ये भी किसी ना किसी पे डिपेंड है. ये किसी और जानवर के ऊपर डिपेंड है. अगर इसे कोई फ्लैश, कोई मीट नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा. ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकता. ये बियर है, ये ओमनिवोरस है, लेकिन ये भी किसी ना किसी पे डिपेंड है. ये दोनों ही पे डिपेंड है. मतलब इसे अगर फ्लैश मिल जाए तो ये वो भी खा लेगा. अगर इसे कुछ और मिल जाए, कोई ग्रीन लीफ, कोई ग्रीन प्लांट मिल जाए तो ये वो भी खा सकता है. इसे कोई दिक्कत नहीं होती. लेकिन ये सभी किसी ना किसी पे डिपेंड है. तो ये सारे कौन से हुए? ये सारे हुए हेट्रोट्रॉपिक. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे हम लोग देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक भी 3 तरह के होते हैं. कौन कौन से? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जो किसी और चीज के ऊपर डिपेंड होते हैं, बट उसे बिना नुकसान पहुंचाए उससे खाना लेते हैं. ये इसमें आते हैं, मशरूम भी आता है इसमें. ये किसी और रोस्टेड, डिकेइंग या किसी एक मरी गली चीज के ऊपर बेसिकली उससे अपने न्यूट्रिशन लेते हैं. जैसे कि मशरूम, ये किसी एक ऐसी जगह पे हो जाता है, कोई एक कटे हुए पेड़ के ऊपर जिसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर हो. ये बेसिकली बहुत ज्यादा मॉइस्चर वाले एरिया पे होते हैं और ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते. ये किसी और पे डिपेंड होते हैं, बट उसे ज्यादा कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. ये मरी गली सड़ी चीजों पे होते हैं. और फिर आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ये कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? ये वो न्यूट्रिशन होते हैं जो किसी और के ऊपर होते हैं, जिसको वो होस्ट कहते हैं. जिस चीज के ऊपर ये आते हैं बेसिकली उसे होस्ट कहा जाता है. और ये उसे बिना मारे मगर उसे हार्म पहुंचा के उससे खाना लेते हैं. ये बिना किल करे किसी और को नुकसान पहुंचा के खाना लेते हैं. इसमें रिंगवॉर्म भी आता है. रिंगवॉर्म अपनी इंटेस्टाइन में हो जाता है और हमको हार्म पहुंचाता है और हम लोग से अपना खाना लेता है. और इसका बहुत ही ज्यादा एक सिंपल सा एग्जांपल, हम लोग के सर के जुएं भी हैं. जो जुएं होते हैं वो हम लोग से खाना लेते हैं, बट हम लोग को मारते नहीं है, लेकिन हम लोग को नुकसान पहुंचाते हैं. वो हमारा खून पीते हैं सर का. तो अब यहाँ पे आ जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन. ये कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? ये वो न्यूट्रिशन होते हैं जो अपना खाना इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं. ये अपना खाना माउथ से लेते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उसको बॉडी के सेल्स में पहुंचाते हैं. और ये सब जो करते हैं इसमें अमीबा भी आता है, फिशेस, फ्रॉग और जिराफ, बियर, लॉइन, टाइगर, ये सब इसमें आते हैं. तो ये तो बात हो गई हेट्रोट्रॉपिक के 3 टाइप्स की. अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं. तो यहाँ पे दे रखा है the process by which green plant make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के थ्रू अपना खाना बनाते हैं. तो कौन कौन सी चीजें एसेंशियल होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए?
ये होती हैं 4 चीज़ें, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले पेज में पढ़ा भी था। तो अब इससे हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे कि ये ज़रूरी होती भी हैं कि नहीं होती, हमें कैसे पता। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दे रखा है जिसमें दिखाया गया है सनलाइट एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट नेसेसरी होती है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक प्लांट दे रखा है, हम लोग एक प्लांट लेंगे, उसको हम लोग कुछ दिन एक डार्क रूम में रख देंगे, करीब 3 से 4 दिन, कि वो डिस्टार्च हो जाए, तो उसमें जो कुछ भी खाना था वो सब उसका खत्म हो जाए। जब थोड़ा थोड़ा सा वो लगे कि मुरझा रहा है तो उसे फिर से निकालेंगे, उसके एक किसी लीफ के ऊपर एक कोई ब्लैक पेपर या फॉइल पेपर या ब्लैक क्लॉथ से कवर कर देंगे, फिर से उसको धूप में रख देंगे करीब 1 आध दिन के लिए। फिर जो लीफ थी उसको हम लोग निकालेंगे, मतलब प्लग करेंगे, फिर उसको हम लोग वाटर बाथ देंगे। वाटर बाथ हम लोग क्यों देते हैं, वाटर बाथ क्या होती है, एक अल्कोहल लेते हैं एक बीकर में और उसी बीकर में एक लीफ को डाल देते हैं, फिर एक बीकर में वाटर को लेते हैं, वाटर को हम लोग बॉईल करते हैं और उसके अंदर इस अल्कोहल वाले बीकर को डाल देते हैं। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग डायरेक्ट अल्कोहल को क्यों नहीं रखते हैं, इस वजह से नहीं रखते हैं क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो अल्कोहल से उड़ सकती है। तो इसी वजह से हम लोग अल्कोहल को गर्म डायरेक्ट नहीं कर सकते। अल्कोहल को गर्म करने के लिए हम लोग उसे वाटर बाथ ही देना पड़ती है। जब हम लोग वाटर बाथ देंगे तो ये जो लीफ थी इसका ये पूरी डीकलराइज हो जाएगी। डीकलराइज मतलब उसका जितना भी कलर था वो सब खत्म हो जाएगा। फिर ये लीफ कुछ ऐसी दिखेगी। इसे हम लोग और बीकर में ले लेते हैं। उस बीकर में लेने के बाद फिर हम लोग उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। जहाँ जहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन डाल के उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया, वहाँ पे मतलब उस टाइम फोटोसिंथेसिस हुआ। और जहाँ जहाँ पे कलरलेस रही या डीकलराइज रही या उसके ऊपर से कलर नहीं गया, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो ये एग्जाम्पल था हम लोग को दिखाने के लिए, जहाँ जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्लोरोफिल के बिना हम लोग का फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो एक हम लोग ऐसा पेड़ लेंगे थोड़ा सा डिजाइन वाला, जिसमें मतलब कहीं कहीं पे ग्रीन हो, कहीं कहीं पे वाइट हो, या कहीं कहीं पे बेसिकली कोई और कलर हो और कहीं कहीं पे ग्रीन हो, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर नहीं है वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है। तो ये एक लीफ है, इसको हम लोग लेंगे, वैसे ही करेंगे 3 दिन करीब। इसको हम लोग एक डार्क रूम में रख देंगे, फिर इसको निकालेंगे, डिस्चार्ज जब हो जाएगी तो इसको फिर हम लोग उसको किसी एक लीफ को प्लग करेंगे, उसको हम लोग वाटर बाथ देंगे जिससे कि वो कलरलेस हो जाएगी या डीकलराइज हो जाएगी। फिर हम लोग उसको आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और जहाँ जहाँ पे उस टाइम फोटोसिंथेसिस हुआ होगा वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा और जहाँ जहाँ पे नहीं हुआ होगा वो कलरलेस रहेगा। अब हम लोग थर्ड एक्सपेरिमेंट और इस टॉपिक के ऊपर लास्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक प्लांट लेंगे, उसको आधी लीफ उसकी एक बीकर के अंदर डाल देंगे जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी और जो कि थोड़ा सारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से भरा होगा। फिर उसको हम लोग 2-3 दिन के बाद प्लग कर लेंगे, फिर उसको हम लोग वाटर बाथ देंगे, फिर वो क्या नाम डीकलराइज हो जाएगी। फिर उसके ऊपर वैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और जहाँ जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ होगा वहाँ पे ब्लू ब्लैक हो जाएगा और जहाँ जहाँ पे नहीं हुआ होगा वो कलरलेस रहेगा। और जो रॉ मैटर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब ये चाहिए ही चाहिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये स्टोमा है, मतलब एक जो होता है उसे स्टोमा कहते हैं और जो इसका ग्रुप होता है उसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमा का दूसरा नाम एक स्टोमेटल पोर भी होता है। स्टोमा इज ऑल्सो नोन एज स्टोमेटल पोर। जब ये खुलते हैं
तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, और जब ये बंद हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो ये लोग ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं? जब इनको फोटोसिंथेसिस करना होता है, मतलब दोपहर के टाइम पे, या जिस टाइम इनके ऊपर लाइट पड़ रही हो, या जब जिस टाइम सनलाइट आ रही हो उस टाइम, बेसिकली दोपहर ही के टाइम पे ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं। और जो स्टोमेटा होता है वो लोअर पार्ट में होता है, मतलब पत्ती के कहीं बीच में होता है, ये किसी लीफ के बीच में होता है, ये किसी लोअर पार्ट में होता है, और ये माइक्रोस्कोपिक होता है। ये निकेड आई से नहीं दिखता। निकेड मतलब बिना लेंस या बिना माइक्रोस्कोप के ये नहीं दिखता है। असली आँख को कहते हैं, जो हम लोग बेसिकली जिससे हम लोग हर वक्त देखते हैं उसे निकेड आई कहते हैं। हाउ द प्लांट ऑब्टेन्ड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर कैसे लेता है? प्लांट ओस्मोसिस करता है। प्लांट ओस्मोसिस के थ्रू वाटर को लेता है अपनी लीफ से, वो अपनी रूट से। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? यहाँ पे एक प्लांट दे रखा है, वेनस फ्लाई ट्रैप। ये एक ऐसा प्लांट है, ये उस जगह पे पाया जाता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये इंसेक्ट्स को, यहाँ पे ये जो सरफेस आप लोग देख रहे हैं, ये एक चिपचिपा टाइप का सरफेस होता है। यहाँ पे जो कोई भी मच्छर, मक्खी या इंसेक्ट जो कुछ भी होता है वो आके बैठ जाता है, तो यहाँ पे चिपक जाता है। फिर वो उसको ऐसे करके दबोच लेती है, और उसमें जो कुछ भी नाइट्रोजन होती है वो निकाल लेती है, उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेती है। ये और एक और होता है पिचर प्लांट। बेसिकली पिचर का जो मतलब होता है वो घड़ा होता है, वो घड़े की तरह दिखता है। उसके ऊपर एक कैप टाइप की होती है, जैसे ही कोई आके बैठता है तो वो एकदम उसको बंद कर लेता है। तो ये दो जो प्लांट्स हैं ये बेसिकली कार्निवोरस प्लांट हैं, ये हीट्रोट्रॉपिक जिन्हें कह सकते हैं, ये वो प्लांट्स हैं। और फिर आते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? एनिमल न्यूट्रिशन 3 तरीके से लेते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। इनके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? हर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि किसी ग्रीन लीव्स पे या पत्तों पे या वेजिटेबल्स पे, बेसिकली वेजिटेरियन चीज़ों पे जो डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। गोट, काउ, बफेलो, शिप, हॉर्स एक्सेट्रा। अब कार्निवोर्स कौन से होते हैं? लॉयन, टाइगर और एक्सेट्रा, ये सब कार्निवोरस होते हैं। इन्हें कार्निवोरस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं। फिर आता है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों खा लेते हैं, जैसे कि बियर, ह्यूमन बीइंग्स भी इन्हें में आते हैं। और फिर यहाँ पे एक इमेज दे रखी है जो कि बता रही है सन से इसने खाना बनाया जो कि ऑटोट्रॉपिक था। इसको इसने खाया गोट ने, और गोट को और प्लांट को ये ओमनिवोर्स खा सकता है। ह्यूमन ओमनिवोर्स ये दोनों ही को खा सकता है, और लॉइन मतलब कार्निवोर्स तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी को खाता है। तो ये चेन टाइप भी दिखा दे रखी है कि ये ऐसे करके हम लोग की लाइफ प्रोसेस चलता है। ये खाने के पास जाके अपने सीडोपोडिया खोल देता है, और सीडोपोडिया के बीच में इसका जब खाना आ जाता है तो ये सीडोपोडिया बंद कर लेता है इस तरह से, और फिर उसको ये एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको एसिमिलेट करता है, उसे अपना वर्क में ले लेता है, जो कोई भी उसका रैप्चरिंग और उसका वर्क होता है। इसके बाद फिर ये इजेशन कर देता है किसी भी जगह को खोल के, ये अपनी कोई भी बॉडी का पार्ट खोल के जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको ही निकाल देता है बाहर। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल के न्यूट्रिशन को लेने में कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स होते हैं? तो ये सबसे पहले इजेशन करता है, अपने मुंह से खाने लेने को इजेशन कहते हैं। डाइजेशन करता है, लिए हुए खाने को वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देने को डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन करता है, जो कोई भी खाना था उसे ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल्स में भेज देने को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर एसिमिलेशन करता है। एसिमिलेशन क्या होता है? जो हम लोगों ने खाना खाया था उसका वर्क कर लेना, जैसे एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिस्पायरेशन के लिए और एक्सेट्रा चीज़ों के लिए उसका यूज़ कर लेना, इसे कहते हैं एसिमिलेशन। फिर हम लोग इजेशन करते हैं।
ये क्या होता है, जो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जो बचता है हम लोग खाना खाने के बाद उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देने को इजेशन कहते हैं। फिर और न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल, ये क्या होता है, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, उनमें क्या होता है जितने भी न्यूट्रिशन के प्रोसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल में ही हो जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब चलिए देखते हैं अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो सबसे पहले अमीबा अपने खाने के पास जाता है, सीडियोपोडिया खोल देता है उसके पास जाके, उसके बाद उसको अपने अंदर ले लेता है खाने को, फिर उसे डाइजेशन करता है उसका, फिर उसे एब्जॉर्प्शन करता है, उसे तोड़ता है, उसे पहले सिंपल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, फिर उसको एसिमुलेट करता है, उसे जितना भी रैप्चरिंग का काम होता है और ग्रोथ का काम होता है उस सब का काम इससे लेता है। फिर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अपनी, इसके पास एक खासियत होती है कि जितना भी मतलब पूरे की पूरी बॉडी में से कहीं से भी अपने आप को खोल सकता है, कहीं से भी अपने आप को खोल के वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देता है। ये और पैरामीशियम, ये दोनों एक ही तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो ये भी सबसे पहले इजेशन करते हैं, फिर डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, एसिमुलेशन करते हैं और एक्सक्रीशन करते हैं। हम लोग इस डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले खाना हम लोग मुंह के थ्रू लेते हैं, उसे कहते हैं इजेशन। हम लोग जब खाना लेते हैं तो हम लोग के मुंह के पास, टंग के नीचे कहीं आसपास सलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये पेयर्स में होते हैं, ये 3 के पेयर होता है और ये अगर अलग अलग गिना जाए तो ये 6 होते हैं। जब हम लोग खाने को च्यू करते हैं तो एक सलाइवरी अमाइलेज आता है जो कि खाने को मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 70% तक खाने को डाइजेस्ट कर सकता है मुंह के अंदर। फिर यहाँ से खाना अंदर जाता है बॉडी के किस पाइप के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू, जिसे क्या कहते हैं ओसोफेगस। यहाँ से जाते टाइम एक मूवमेंट होता है, ये होता है बहुत ही ज्यादा थिन। जब यहाँ से खाना जाता है तो एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है, उसे कहते हैं पैरास्टिक मूवमेंट। ये कैसा मूवमेंट होता है, हम लोग का मान लीजिए ये एक फूड पाइप है और ये है हम लोग का खाना। तो जब ये ऐसे करके इसमें जाता है तो ये ऐसे बड़ा होता जाता है और जहाँ जहाँ से जाता है वहाँ से पतला हो जाता है, फिर ये ऐसा हो जाता है। तो ये होता है पैरास्टिक मूवमेंट। खाना जिस टाइम जा रहा होता है तो ये बड़ा हो जाता है, ये है खाना और ये है फूड पाइप। तो जब ये गया तो ये बड़ा हो गया, जैसे ही गया तो ये पतला हो गया, इसे पैरास्टिक मूवमेंट कहते हैं। फिर खाना जाता है स्टमक में। स्टमक में एक बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइप का एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इतना ज्यादा हार्ड होता है कि अगर हम लोग अपने पाम पे यहाँ पे एक बूंद उसकी रखें तो वो नीचे से बह के निकल ही आएगी, इतना ज्यादा हार्ड होता है। तो सवाल ये है कि ये पेट में रहता कैसे है, ये पेट में मतलब इतने टाइम तक ऐसे ही कैसे रहता है, ये पेट को क्यों नहीं गलाता है या पेट को क्यों नहीं जलाता है। तो पेट में एक स्पेशल टाइप की लेयर होती है, वो होती है म्यूकस की लेयर। ये पूरी बाउंड्री में एक म्यूकस की लेयर होती है। म्यूकस क्या करता है, ये यहाँ तक कहीं तक उसकी लेयर होती है। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस बहुत ज्यादा चिकना एक चीज होती है जिसके ऊपर एसिड रिएक्ट नहीं कर पाता है। फिर यहाँ से खाना बिल्कुल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, स्टमक में डाइजेशन शुरू हो जाता है। स्टमक में मतलब डाइजेशन तो माउथ से ही शुरू हो जाता है, स्टमक में आके वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। फिर इसमें होता है बहुत सारा एसिड, यहाँ कहीं तक होती है सिर्फ और सिर्फ म्यूकस की लेयर। तो यहाँ पे आके खाना रुक जाता है। फिर यहाँ पे होता है लीवर। लीवर क्या करता है, लीवर एक जूस बनाता है, बाइल जूस, जो कि वो गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर कर देता है। क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, करीब 101 फंक्शन होते हैं इसके। तो ये हो सकता है जिस टाइम आपने खाना खाया हो तो उस टाइम ये कोई और फंक्शन कर रहा हो, तो ये उस टाइम एकदम से ना सिक्रेट कर पाए। तो ये रात के टाइम से जब हम लोग सोते हैं तो ये इसके अंदर गाल ब्लेडर के अंदर बाइल जूस स्टोर कर देता है। फिर जब हम लोग खाना खाते हैं यहाँ पे आके खाना रुक जाता है। फिर यहाँ से एक वो जाता है, जूस जाता है, बाइल जूस, जो कि इसका
एसिडिक जितना भी असर होता है वो सब खत्म कर देता है। फिर यहाँ से होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास का पाइप एक यहाँ पे भी होता है, तो यहाँ से वो एक और जूस सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं इंसुलिन, या पेनक्रियाटिक जूस भी उसे कहते हैं। ये जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर का होता है लेवल, उसको ये ख़त्म कर देता है। जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर होती है उस सबको ये किल करने में हेल्प करता है। फिर खाना यहाँ से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज ज़्यादा होता है, 6.5 मीटर समथिंग होता है, ये हाइट पे भी डिपेंड होता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसका जो साइज होता है वो कम होता है, 1.5 मीटर समथिंग उसका साइज होता है। बट इसे स्मॉल इंटेस्टाइन और इसे लार्ज इंटेस्टाइन फिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर कम स्पेस लेती है, ये घूमी घूमी होती है, और ये जो होती है ये बिल्कुल खुली हुई होती है, तो ये ज़्यादा स्पेस लेती है। और जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये छोटी है और ये बड़ी है। तो यहाँ पे खाना जाता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे खाना एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे जितना भी खाना होता है वो सब ब्लड स्ट्रीम्स में दे दिया जाता है। फिर यहाँ पे आता है खाना, ये क्या है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे एक नीचे एक चीज़ होती है अपेंडिक्स, इसका कोई काम नहीं होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं, बट बहुत कम, और कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब हम लोग को डायरिया हो जाता है या कोई और पेट खराब हो जाता है हम लोग का, तो ये केमिकल सिक्रेट करता है जिससे जितनी भी ये सब गंदगी होती है वो सब खत्म हो जाती है। बट ये बहुत ही कम साइंटिस्ट का कहना है, तो यही माना जाता है कि अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है। ये अपेंडिक्स सिर्फ इतना सारा होता है। इधर नीचे को एक ये दिख रही है आप लोगों को, ये है अपेंडिक्स। फिर ये सब है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन जितना भी यहाँ पे खाना बचा कुचा यहाँ पे जाता है उसको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंप्रेस करती है, ऐसे ऐसे करके ये कंप्रेस करती है, बार बार खुलती है बंद होती है। तो जितना भी उसमें खाना होता है, जितना भी उसमें न्यूट्रिशन, मिनरल, वाटर जितना भी बचा होता है वो सब निकल के एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। और फिर यहाँ से खाना जाते जाते ये सब यहाँ तक पूरा ये ऐसे ऐसे करके कंप्रेस करती ही रहती है। फिर यहाँ पे आके अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो स्टोर हो जाता है। ये कौन सी जगह है, ये रेक्टम, यहाँ पे स्टोर हो जाता है और फिर एनस के थ्रू निकल जाता है। तो ये था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है डेंटल कैरी। डेंटल कैरी क्या होता है, दांतों में पीलापन ये आ जाना, इसे डेंटल कैरी कहते हैं। या जितना भी ये गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं दांत में, ऐसे काले हो जाते हैं, इन सबको डेंटल कैरी कहते हैं। ये पीलापन हम लोग के दांत में क्यों आता है, अच्छे से ब्रश ना करने की वजह से आता है। और ये क्यों आता है, ये भी ज़्यादा टाइम तक ब्रश ना करने की वजह से आता है। तो हम लोग को बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि ब्रश करते रहना चाहिए। हम लोग यहाँ पे दे रखा है, अगर हम लोग अच्छे से टीथ को क्लियर नहीं करेंगे तो एक येलो कलर की लेयर आ जाएगी जो कि हम लोग के पिछले खाए हुए फूड की होती है, और इससे बैक्टीरिया हम लोग को अटैक कर सकते हैं। तो इससे डेंटल कैरी हो सकती है, ऐसे छेद हो सकते हैं। तो भाई ब्रश करते रहना, दांत वात साफ रखना, वरना परेशान हो जाओगे। इसके अलावा इस टॉपिक में इतना ही। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं आगे का। Thank you for watching the video. If you enjoy the video, then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you.